दोस्तों को श्रापित जापानी कहानियों में ही अच्छी लगती है क्योंकि अगर श्राप सच में सामने आ जाए तो पता नहीं इंसान का क्या होगा। रिसेंटली मैंने देखना स्टार्ट किया था एक ऐसी जापानीज फिल्म सीरीज को जिसके अंदर हर एक मूवी में बहुत सारी छोटी छोटी डिमोनिक कहानियां हैं। याद ही होगा आपको अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो गूज बम्स, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक्सप्लेन किए थे। जापानी में बोलूं तो तोरी हादा। ये कहानियां साफ सुथरी नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहानी में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, पर कुछ तो हो रहा है जो अगर पर्सनली हमारे साथ होगा तो हम बच नहीं पाएंगे। यही खासियत है जापानी फिल्मों की जो मेरे ख्याल से मॉडर्न हॉरर मूवीज नहीं ला सकती। मेरे को लगता है कि मॉडर्न हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही अच्छे से बनाई जाती है। एक हॉरर मूवी कभी भी वेल बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एनीवे, अब दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि मैं लेके आया हूँ गूज बम्स फिल्म सीरीज के पार्ट 3 को, जिसके अंदर कुछ कहानियां हैं जो आपको सोने नहीं देंगी। मैं हूँ डिमोनिक आर्काइव्स और मैं लेके आता हूँ बेस्ट कहानियों के रिकैप्स। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे से बात करने के लिए इंस्टा को फॉलो करो क्योंकि अब हम सीधा बात करने जा रहे हैं गूज बम्स पार्ट 3 के बारे में। तो ये मूवी शुरू होती है एक घड़ी के साथ। वो घड़ी रुक जाती है 12:35 पे। घड़ी की मालकिन मियो को देर रात को घर आती है। वो नहाने का पानी चलाती है, देखती है कि उसकी माँ गायब है। उसे मिलता है एक लेटर था उसकी माँ का जो घर से बाहर है और सुबह वापस आएगी। रात का सन्नाटा काफी जोर से सुनाई दे रहा था। मियोको टीवी चलाती है पर टीवी पे था स्टैटिक। वो हो जाती है कंफ्यूज क्योंकि टीवी उसे अचानक दिखाने लगता है गूज बम्स नाम का एक टीवी शो। सीन कट होता है, हम देखते हैं पहली कहानी जिसका नाम है स्वीट इनविटेशन इज द कॉल ऑफ डेथ। बेसिकली बोलूं तो मौत का बुलावा। ये कहानी थी ताकेरू की जो आज अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। पूरा दिन ताकेरू का एक नॉर्मल डे था। ऑल्दो जिस तरीके से मूवी बनाई गई है ना, उससे उसका नॉर्मल डे भी काइंड ऑफ क्रीपी वाइब्स दे रहा था। दिन रात में ताकेरू सोने जाता है। सब ठीक था जब तक बगल वाले अपार्टमेंट में से एक लड़के और लड़की शोर नहीं मचाने लगते। वो दोनों मस्ती कर रहे थे। ताकेरू जल्दी ही चिल्ला पड़ता है, अरे चुपचाप सो जाओ, और फिर वो खुद भी सो जाता है। शोर शांत तो हो गया था पर थोड़ी देर में कुछ और आवाजें आने लगती है और इन आवाजों को मैं सुना देता हूँ। अब जो ये वाली आवाजें थी ना, ये ताकेरू को एक्साइटेड कर रही थी। वो कान लगा के कपल की बातें सुनने लगता है और जो कपल था ना, वो बहुत नॉर्मल बात कर रहा था। कुछ भी डिमोनिक नहीं था उनकी बातों में। पर तभी एक ड्रिल मशीन बाहर निकलती है ताकेरू के मुंह के सामने। अब सोचो अगर ताकेरू का कान गलत जगह होता तो अभी वो बुरी तरीके से मर चुका होता। ताकेरू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कपल बात करने लगता है कि ड्रिल मशीन पे खून नहीं लगा, यानी कि वो कपल जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि ताकेरू अपना कान दीवार पे लगा ले और वो लोग उसे मार डाले। तभी ताकेरू देखता है कि दीवार पे बहुत सारे छेद हो रखे हैं, यानी कि ये कपल कोई सीरियल किलर्स थे जो लोग इस तरीके से लोगों को मारते थे। ये जानने के बाद ताकेरू की तो रूह के रोंगटे खड़े हो गए थे। कहानी में भूत तो नहीं था, पर आप लोग सोचो कि अगर ताकेरू की जगह आप लोग होते तो कैसा दिल धड़क रहा होता उस टाइम पे। हम वापस देखते हैं मियोको को जो बेचारी डर गई थी इस कहानी से इतना ज्यादा कि वो भाग कर जाती है और कान लगा लेती है दीवार पे। वो सुनती है कि कहीं उसके बगल के अपार्टमेंट में कोई सीरियल किलर तो नहीं, पर भाई अभी उसने देखा कि कैसे दीवार में से ड्रिल मशीन बाहर निकली और उसके बाद भी जब वो अपना कान दीवार पे लगा रही है तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा भोंदू डिसीजन था उस लड़की का। एनीवे, वो जाकर अपने नहाने का पानी बंद करती है और स्टार्ट होती है एक दूसरी कहानी जिसका नाम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड साउंडलेसनेस। सिंपल भाषा में बोलूं तो ज्यादा जोर से गाने मत सुनो घर के बाहर। ये कहानी है हियोरी की, एक टीनेजर लड़की
ये जरूर परेशान और डिप्रेस्ड थी क्योंकि उसने फुल आवाज में रॉक म्यूजिक बजा रखा था। गानों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी गाने सुन पा रहे थे हेडफोन से। सबको गानों से दिक्कत हो रही थी। हियोरी जल्दी ही उतरती है द नेक्स्ट स्टेशन पे और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है दूसरी ट्रेन के लिए। बंदी बैठकर दोबारा सुनने लगती है तेज आवाज में गाने। गानों की आवाज से बगल में बैठा आदमी उठकर चले जाता है। एंड थोड़ी देर बाद सब लोग स्टेशन पे चिल्लाने लगते हैं। एक भगदड़ मच जाती है। लोग बाग घायल हो रहे थे। हम व्यूअर साफ समझ जाते हैं कि स्टेशन पे कुछ तो डिमोनिक हो रहा है, पर जो हियोरी थी वो इस सब से अनजान थी। वो कहते हैं ना, पब्लिक में तेज आवाज में गाने नहीं सुनने चाहिए क्योंकि पता नहीं आसपास कब क्या हो जाए। देन जब पूरा का पूरा स्टेशन खाली हो जाता है तब हियोरी को होश आता है और वो देखती है कि सब लोग गायब है। उस बेचारी को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है एक सीरियल किलर जिसने स्टेशन पे लोगों पे हमला कर दिया था। वो आदमी खून से लथपथ था जो अचानक हियोरी को बुरी तरीके से मार डालता है। और इस कहानी के बाद मुझे आशा है कि आप लोग भी हमेशा कम आवाज में गाने सुनोगे पब्लिक में। नाउ अब हम दोबारा मियोको को देखते हैं जो नहाने जाने वाली थी इस कहानी के बाद, बट उसे फील होती है अपने ऊपर आंखें, उसे कोई देख रहा था। मियोको बालकनी पे चेक करती है और चौंक जाती है। सामने वाले घर में था एक लड़का जो खिड़की से उसे ही देख रहा था, पर दोस्तों वो लड़का कुछ अजीब था, जरा सा भी हिल नहीं रहा था। इस बात से मियोको के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे लगने लगता है कि कहीं वो इस हॉरर मूवी का एंड ना बन जाए। अब एक और कहानी शुरू होती है जिसका नाम है घर का ताला लगा कर रखो। ये कहानी है शिजुका की जो रहती है अकेले, और आज न्यूज मिलती है एक सीरियल किलर के बारे में। जो किलर है वो शिजुका के मोहल्ले में ही है, आजकल लोगों को मार रहा था। हर दिन एक नया विक्टिम सामने आ रहा था। जो विक्टिम से वो थी लड़कियां जो अकेली रहती हैं, जिससे शिजुका चौंक जाती है क्योंकि वो भी अकेली रहती थी। तभी एक दोस्त का कॉल आता है जो बोलती है कि जो मर्डर हुआ है रिसेंटली वो शिजुका के घर के पास हुआ है। तो उस दोस्त को शिजुका के साथ क्राइम सीन पे जाना था जिसमें शिजुका इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉशियस है इन चीजों को लेकर। हो भी क्यों ना, आखिर वो अकेली रहती थी। न्यूज पे ये भी बता रहे थे कि वो किलर बेसबॉल कैप लगा कर रखता है और चश्मा पहन कर रखता है, तो अगर आसपास कोई भी ऐसा आदमी हो तो प्लीज उससे दूर रहे। अब रात होती है और घर की घंटी बजती है। बाहर एक आदमी बोलता है कि उसे बिल्डिंग के मैनेजर ने भेजा है फायर अलार्म को चेक करने के लिए। सिंस मैनेजर ने ये बात शिजुका को नहीं बताई थी तो ऑब्वियसली शिजुका मना करती है उसे घर में आने के लिए, और उस आदमी पे एक कॉन्ट्रैक्ट था। आदमी के हिसाब से बिल्डिंग में बाकी लोगों को भी मैनेजर ने कुछ नहीं बताया था, पर वो आदमी ऑलरेडी 5 लोगों के घर के फायर अलार्म चेक कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट देखकर शिजुका आदमी को घर के अंदर आने देती है और आदमी जैसे ही घर में आता है वो लगा लेता है एक बेसबॉल कैप, यानी कि इस आदमी का लुक उस सीरियल किलर से मैच कर रहा था। पर शिजुका इस बात पे ध्यान नहीं देती क्योंकि जब टीवी पे किलर के लुक के बारे में बता रहे थे तो शिजुका खाना बनाने में बिजी हो गई थी। अब यहाँ पे घर में वो आदमी करता है कुछ अजीब बातें जब वो अपना काम कर रहा था कि कैसे शिजुका अकेली रहती है, कैसे पास में मर्डर हुआ है और कैसे शिजुका को वो किलर अपना विक्टिम बना सकता है क्योंकि वो अकेली रहती है। आदमी की डिस्टर्बिंग बातों से शिजुका के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर शिजुका उस पर ध्यान ना देने की कोशिश करती है। वो आदमी बताता है कि वो किलर दिखता कैसे है, एंड देन वो अचानक शिजुका के पीछे आ जाता है। उस आदमी को अब वॉशरूम जाना था। शिजुका उसे तुरंत वॉशरूम भेज देती है, पर वो भागती है। वो जाकर निकाल लेती है एक इलेक्ट्रिक टेजर और चुपचाप अपना काम करने लगती है। वॉशरूम करके वो आदमी बोलता है कि अब वो बाथरूम का फायर अलार्म चेक करेगा। देन जब आदमी बाथरूम में जाता है तभी वो मोर्निंग की आवाज निकालने लगता है, जैसे कि या तो वो आदमी वॉशरूम में खुद को टच कर रहा हो या फिर वो वॉशरूम में डर गया हो। शिजुका जाती है चेक करने के लिए कि क्या हुआ, और वो आदमी अचानक डिमोनिक बनकर हमला कर देता है शिजुका पे। शिजुका इलेक्ट्रिक टेजर से उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी टीवी पे न्यूज रिपोर्टर लेकर आती है एक नई खबर। कुछ आई विटनेस के हिसाब से वो जो सीरियल किलर है ना, वो काले फ्रेम वाला चश्मा लगाता है। मतलब दोस्तों ये जो आदमी था ये सीरियल किलर नहीं था।
पर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इस आदमी ने शिजुका पे हमला क्यों किया। वेल, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये आदमी बाथरूम से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाथरूम में पड़ी थी सीरियल किलर की लाश। हम लोग समझ जाते हैं कि शिजुका ने ऑलरेडी किलर को मार डाला है। शायद किलर पहले ही शिजुका के घर में आ गया था उसे मारने के लिए, पर वो खुद ही बेचारा मारा गया। लाश को देखकर फायर अलार्म वाला भाग रहा था, पर सिंस शिजुका बहुत ज्यादा डरी हुई थी अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, तो उसने इस कर्मचारी को भी बेहोश कर दिया। बेसिकली ये लड़की बहुत ज्यादा पैरानॉइड थी। मेरे को ये समझ नहीं आया कि शिजुका ने किलर को मारने के बाद पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। आई मीन, कहीं कहीं ये जापानीज हॉरर मूवी का साइकोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आता। शिजुका के एक्शन तो ठीक थे, पर मेरे ख्याल से उसे पुलिस को बुला लेना चाहिए था। नाउ फिर से हम लोग देखते हैं मियोको को। वो कॉल करती है अपनी दोस्त को और बताती है उस आदमी के बारे में जो दूसरे अपार्टमेंट से उसे घूर रहा था। मियोके की दोस्त के हिसाब से टोक्यो एक बहुत ज्यादा खराब जगह है, तो अच्छा यही होगा कि मियोको उस आदमी से पंगे ना ले, वो नहा कर चुपचाप सोने चले जाए। कॉल के बाद मियोको नहाने जाने वाली थी, पर अब उसे अपनी खिड़की से डर लग रहा था। यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है जिसका नाम है कान का भ्रमित कीड़ा। ये कहानी थी कायाको नाम की लड़की की। वो देर रात को अकेले घर जा रही थी जब अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं आपको सुना देता हूँ। यह आवाज कायाको को 2 बार आती है, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। कायाको अब पूरे रास्ते अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए घर पहुंचती है। घर के गेट पे वो फोन काटती है, पर दरवाजा खोलने से पहले फिर से आती है वो आवाज। कायाको तुरंत रोड चेक करती है, उसके पास कोई भी नहीं था। वो घर में खुद को लॉक कर लेती है, डर जाती है। उसे लग रहा था कि कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। काया को किसी तरीके से शांत होकर नहाने जाती है, पर नहाते वक्त सेम आवाज उसे परेशान करती है। इस पल में काया को ये यकीन कर चुकी थी कि उसके पीछे कोई पक्का है, पर पूरा घर खाली पड़ा था। नहाकर काया को कॉल करती है अपनी दोस्त को, उसे वो सब बताती है। पर अगर काया को कुछ दिख नहीं रहा तो ऐसी सिचुएशन में उसकी दोस्त भी क्या ही करेगी। दोस्त बोल देती है कि अपना दिमाग न चलाओ और कुछ उल्टा सीधा घर में हो तो मुझे कॉल करना। काया को अब उस रात को लाइट जलाकर ही सोती है, पर जल्दी ही वो आवाज तेज हो जाती है और इस बार आवाजें आ रही थी क्लोजेट के अंदर से। डरते हुए काया को क्लोजेट को चेक करती है, पर क्लोजेट ऊपर से नीचे तक सामान से भरा हुआ था, तो किसी इंसान का वहां पे छिपना पॉसिबल ही नहीं था। अब किसी तरीके से शांत होकर काया को सो जाती है, पर नींद में भी उसे वो आवाज आ रही थी। यहाँ पे दोस्तों सीन कायाको के कान के पास जाता है, जिसके अंदर रेंग रहा था एक अजीब कीड़ा। कहने का मतलब कायाको को सावधान रहने से ज्यादा जरूरत थी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की। उसी कीड़े की वजह से कायाको को आवाजें आ रही थी। हमेशा अगर आवाजें आए तो मतलब ये नहीं कि कोई भूत है, कभी कभी हमें अपना कान भी साफ कर लेना चाहिए। अब आप लोगों को थोड़ा सच में डराऊं तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कीड़ा हमारे कान में घुस जाए और हमें अजीब आवाजें सुनाई दे। ये पैरासाइट्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और मोस्टली 2 तरीके के होते हैं। या तो ईयर माइट्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं कानों के अंदर खुशी से रहते हैं, या फिर फ्लाई के लार्वे। कभी कभी कुछ खास प्रजाति की मक्खियां कानों के पास अंडे देकर चले जाती है और वो अंडे देन ऐसे ही कीड़ों में बदल जाते हैं। पर डॉक्टर्स इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो डरने की बात नहीं। हालांकि कायाको को इस बारे में नहीं पता था। वो अगले दिन काम पे निकल जाती है और उसे फिर से जब आवाजें आती है तो वो डर जाती है। पर अब टाइम आ गया था कि वो डॉक्टर के पास जाए डरने की बजाय। अब वापस हम देखते हैं मियोको को। वो एक और बार बालकनी चेक करने की हिम्मत करती है और दोस्तों वो आदमी अभी भी वहीं पे था, सेम पोजीशन में। वो 1 इंच भी नहीं हिला था, जिससे मियोको डर कर तुरंत कॉल करती है अपनी दोस्त को। इस बार मियोको की दोस्त फोन नहीं उठाती। मियोको डर कर अब कोने में बैठकर रोने लगती है, जो एक और फालतू का मूव था। मैं होता तो कब का पुलिस को बुला लेता। आप क्या करते मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि अब शुरू होती है एक और डिमोनिक
कहानी। इस कहानी का नाम है कांप जाओगे इस लड़की के प्यार से। हम मिलते हैं ताकेशी से। ये आदमी रुका हुआ था ओलंपिक होटल में शिंजुकू नाम की एक जगह पे और ब्राउज कर रहा था लड़कियों को रात में बुलाने के लिए। इस काम के लिए ये आप लोग खुद समझ जाओ। और हाँ, जापान में ऐसी ऑनलाइन कंपनियां सच में मौजूद हैं। ताकेशी सारी लड़कियों को बदसूरत बता रहा था और काफी देर में उसे पसंद आती है काओरू नाम की एक 24 साल की लड़की। वो देन कॉल करता है पैशन कंपनी को और बोलता है काओरू को होटल भेजने के लिए एक रात के लिए। देन काफी देर बाद होटल के दरवाजे पे आ जाती है वो लड़की, पर लड़की को देखकर ताकेशी चौंक जाता है। काओरू बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही थी ताकेशी को। काओरू की आंखें गड्ढे में थी और उसके चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल थी। ताकेशी समझ जाता है कि ये लड़की शायद काओरू नहीं है। वो तुरंत लड़की को बोलता है दूसरी लड़की बुलवाने के लिए। लड़की अब कंपनी फोन करती है और कंपनी वाले बोलते हैं कि वो 10 मिनट में हितोमी नाम की लड़की को भेज देंगे। जिसके बाद ताकेशी वापस कमरे में चले जाता है। 10 मिनट बाद रात के 2 बज जाते हैं। फिर से दरवाजे पे होती है नॉकिंग। ताकेशी गेट खोलता है और गेट पे थी वही सेम लड़की। लड़की बोलती है कि मेरा नाम है हितोमी। इस बात से ताकेशी चौंक जाता है और वो हितोमी को घर भेज देता है। ताकेशी देन कॉल करता है पैशन कंपनी को और सारी सिचुएशन बताता है। कंपनी वाला भी चौंक गया था क्योंकि उसने काओरू और हितोमी दोनों को टाइम से भेज दिया था ताकेशी के पास। पर ताकेशी के हिसाब से जो लड़की गेट पे है वो ना काओरू है ना ही हितोमी। कंपनी वाला माफी मांगता है और बोलता है कि वो अब यूको नाम की लड़की को भेज रहा है जो बेस्ट लड़की है। अब 15 मिनट बाद फिर से गेट बजता है। ताकेशी जाता है एंड बैम, फिर से वही डिमोनिक लड़की थी। ये लड़की इस बार बोलती है कि मेरा नाम है यूको, जिससे ताकेशी को आ जाता है गुस्सा। वो तुरंत जाकर कंपनी को कॉल करता है पर बेचारे ने गेट खुला छोड़ दिया था। अब कॉल पे कंपनी वाले को ताकेशी डांट मारता है। ताकेशी को लग रहा था कि ये कंपनी स्कैम कर रही है जो सिर्फ एक ही लड़की को बार बार भेजती है। मैनेजर माफी मांगता है और वो तुरंत यूको को कॉल करता है ताकेशी को होल्ड पे डालकर। पर तभी वो डिमोनिक लड़की आ जाती है घर में और दरवाजा बंद कर देती है। ताकेशी की यहाँ पे रूह कांप जाती है क्योंकि दोस्तों लड़की पे था एक खूनी चाकू। तभी लड़की के पास बजने लगता है एक फोन और ये फोन था यूको का जिसे मैनेजर कॉल कर रहा था कंपनी से। यूको के साथ लड़की के पास था हितोमी का फोन। कहने का मतलब ये जो लड़की थी ना ये असल में काओरू ही थी, पर काओरू ने यूको और हितोमी दोनों को मार डाला था। यहाँ पे मेरी थ्योरी के हिसाब से काओरू के साथ कंपनी में कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। आप लोग तो जानते ही हो कि ऐसी अडल्ट कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करती और इसलिए शायद आज काओरू की हालत डिमोनिक है। काओरू ने अपने आपा खो दिया था। उसने 2 लड़कियों को मार डाला है और वो ताकेशी को भी। बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से देखकर हंसती है और उसे भी मार डालती है। नेक्स्ट डे काओरू निकल जाती है अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। और अब यहीं से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है रोड पे भागना नहीं चाहिए। हम मिलते हैं सातोरू से जो अपनी 9 to 5 की जॉब करता था। सुबह सुबह सातोरू निकलता है काम पे। सब कुछ एक नॉर्मल बोरिंग दिन जैसा था। सातोरू खड़ा होता है एक रोड को क्रॉस करने के लिए और आदमियों की भीड़ के साथ जो सारे अपने 9 to 5 वाली जॉब में फंसे हुए थे। वहीं पे था यामामोतो नाम का एक बूढ़ा सा आदमी जो सातोरू को घूरने लगता है। अब जब रोड पार होती है तो यामामोतो सातोरू के साथ साथ ही चल रहा था जानबूझकर। अगर ऐसा पब्लिक में हमारे साथ कोई करता तो ऑब्वियसली हमें भी अजीब लगता। सातोरू अपनी स्पीड कम करता है पर वो आदमी भी स्पीड कम कर लेता है एंड देन हंसने लगता है। यामामोतो की स्माइल भी थोड़ी स्ट्रेंज और क्रीपी ही थी। देन अचानक यामामोतो तेज तेज चलने लगता है जैसे वो सातोरू का मजाक बना रहा हो। सातोरू को भी गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो दोनों एक खेल खेलने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रहे थे। बिल्कुल यहाँ पे वो लोग खेलने लगते हैं बच्चों की तरह। दोस्तों वो दोनों मोस्ट प्रोबेबली अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान थे, तो जब उनके बीच में ये गेम स्टार्ट हुआ तो दोनों को ही थोड़ी खुशी मिलने लगी कुछ देर के लिए। उनका खेल जल्दी ही पकड़म पकड़ाई में बदल जाता है पर भागते भागते यामामोतो टकरा जाता है एक ट्रक से और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है।
इसलिए कहते हैं कि रोड पे भागना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, यामामोतो की मौत से सातोरू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा अपने फोन पे बात करते हुए निकल जाता है जॉब पे, क्योंकि भाई उसे तो काम करना था ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। यही थी कहानी। स्ट्रेंजर्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि 9 to 5 जॉब वाले लोग कितने ज्यादा शेड्यूल में बंध जाते हैं। और पर्सनली इसलिए मुझे ये वाला जॉब पैटर्न नहीं पसंद। पर अगर आप में से कोई 9 to 5 जॉब करता है तो आप अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डिस्कशन के लिए। अब फाइनली सीन वापस आता है मियोको पे। उसे याद आता है अपनी माँ का लेटर, जिसे पढ़कर वो सोचती है अपनी माँ को कॉल करने की। पर मियोको को लगता है कि वो फालतू में अपनी माँ को परेशान क्यों ही करे। वो जाकर पानी पीती है, खुद को शांत करती है और एक और बार फिर से हिम्मत कर चेक करती है खिड़की के बाहर। पर वो लड़का अभी भी वहीं पे था, मियोको को ही घूर रहा था। इतना ही नहीं, वो लड़का 1 इंच भी नहीं हिला था, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। मियोको यहाँ पे फाइनली अपना दिमाग चलाती है और फोन कर देती है पुलिस को। वो सारी सिचुएशन बता देती है और थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है उस लड़के के घर पे। मियोको जाकर चेक करती है और यहाँ पे खुलता है डिमोनिक राज। दोस्तों, असल में उस आदमी ने अपने घर में फांसी लगा ली थी। वो मर चुका था और इसलिए वो बंदा 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। पुलिस वाले अब लाश को हैंडल करने लगते हैं और मियोको शॉक में आकर पहले तो बेड पे बैठ जाती है, पर फिर वो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। वो चैन की सांस लेती है क्योंकि वो फालतू में डर रही थी। मियोको को उस अनजान लड़के की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं था। कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ रहा था कि इंसान कितने ज्यादा अजीब क्रीचर्स है। मियोको की खराब घड़ी भी अब वापस चलने लगती है और ये कहानी इसी ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन गूज़बम्प्स फिल्म सीरीज के पार्ट 3 की। जापानी नाम है तोरीहादा। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे डेली लाइफ के इंसिडेंट्स बदल सकते हैं जानलेवा सच्चाई में। कभी कभी सावधान रहना और अपने आसपास की सराउंडिंग पे ध्यान देना हमारी जान बचा सकता है। ये फिल्म सीरीज रिमाइंड कराती है कि हॉरर हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। एक छोटी गलती या गलत रास्ता उस हॉरर को सच्चाई में बदल देगा। इन कहानियों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि हमेशा मैं बोलता रहता हूं कि जापानी हॉरर मूवी क्रीपी क्यों होती है। इसलिए ही क्रीपी होती है क्योंकि वो सच में रोंगटे खड़े कर सकती है। वो लोग जानते हैं असली हॉरर का मतलब जो मॉडर्न सिनेमा नहीं जानता। आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। इस फिल्म सीरीज के और भी पार्ट्स हैं तो उन्हें देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिमोनिक आर्काइव्स लाकर देता है बेस्ट हॉरर रिकैप्स। मेरे से पर्सनली बात करने के लिए इंस्टा को फॉलो करो और इस चैनल के अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। आप सभी ने मेरी इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।